Hello students, today we'll discuss about chapter number 5 in 9th class CBSE and science में chapter number 5 है the fundamental unit of life and that is known as cell. Students, cell is the functional and structural unit of life. बच्चों जो सेल होती है उसको हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. देखिए, सेल को हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं, इसका रीज़न जान लेते हैं. बच्चों जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शन होते हैं और या फिर जो स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी स्टार्टिंग जो होगी वो एक सेल से ही होती है. जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग होती है, तो उस बिल्डिंग के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं, जिनसे मिलकर के एक बिल्डिंग बनी होती है, तो वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं ब्रिक बोलते हैं. ब्रिक को मिला करके आपस में जॉइंट करके और एक वॉल बनाई जाती है. फिर वॉल्स मिल करके पूरी जो बाउंड्री बनाते हैं और इस तरीके से एक कंप्लीट पूरा बिल्डिंग बन जाता है. तो जिस तरीके से एक ब्रिक से एक एक ब्रिक मिलकर के क्या बनाती हैं, एक बिल्डिंग बनाती हैं, उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसमें सेल्स जो होती हैं वो सेल्स मिलकर के पूरी बॉडी बनाती हैं. चाहे वो बॉडी स्मॉल हो चाहे बिग हो, वो कैसे भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरल यानी कि जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो मेनली किस पे बेस्ड होती है, सेल पर ही बेस्ड होती है. तो जो सेल होती है उसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, सेल इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और इसका अगर हम सीधा सीधा रीज़न देखें तो देखिए, जो सेल होती है अपनी बॉडी में, सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं. सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू. और टिश्यू के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन. यानी कि एक जैसे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. कई सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाती है, बॉडी बन जाती है. तो देखिए, जो सेल्स होती हैं, मतलब पूरी बॉडी में मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं. सेल कंबाइन होकर के टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए लंग्स है, नोज़ है, ट्रेकिया है, ब्रोंकी है, तो ये सब ऑर्गन मिलकर के कौन सा सिस्टम बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. और जैसे स्टमक है, फूड पाइप है, माउथ है और इंटेस्टाइन है, तो ये सारे ऑर्गन मिलकर के और डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते. तो अपनी पूरी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, तो कई ऑर्गन उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. तो ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम. और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनी हुई है, पूरी बॉडी बनी हुई है. तो यही सब चीज़ों का रीज़न हम बता सकते हैं कि अपने से जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कैन वी से दैट सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम इसका आंसर देंगे कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. as we suppose that a building is made up of brick, then we can say that the body is made up of cells. As we compare building and a body, then if a building is made up of brick, then as it is our body is made up of cells. And we can say that cell is the basic unit of life because in a body the base start from the cell, because cell make tissue, tissue make organ, organ make organ system and organ system make body. So in this way we can say that cell is the fundamental unit of life. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. स्टूडेंट्स, जो सेल है, सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स मतलब सेल के कुछ पार्ट होते हैं. जैसे हम कंसिडर करें कि एक पूरा एक सेल है और जो सेल है उसके अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है. तो स्टूडेंट्स, जो सेल होती है उसकी जो बाहर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. स्टूडेंट्स,
सेल मेम्ब्रेन का एक और नेम भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक बार हम इसका सिंपली इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और डिटेल में हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं। और नॉर्मली हम देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से इनसे बनी होती है और इसका फंक्शन होता है इसको प्रोटेक्ट करना और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट से इसको सेपरेट करना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की एक बाउंड्री होती है। अब ये जो सेल है और जो अंदर वाला जो ये पूरा स्फेरिकल पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस कहते हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल पार्ट फाउंड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एक और स्फेरिकल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर आउटसाइड और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एक जेली लाइक फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स और उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? द फ्लूइड फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा फ्लूइड होता है इस पूरे फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। स्टूडेंट्स, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के बाहर की जो आउटर कवरिंग है या फिर वो लेयर जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और कुछ में अब्सेंट होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें ये नहीं होती। जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होते हैं एंड जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होती उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड एक होता है प्रोकैरियोट्स। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो यूकैरियोट्स होते हैं और जिनमें नहीं होती उनमें उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है तो इसमें भी एक फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, दैट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के अंदर जो एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, दैट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोलस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, दैट इज़ नॉन एज क्रोमेटिन नेटवर्क। स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये नॉर्मली तो पूरा नेटवर्क मतलब मिक्स्ड रहता है, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन जब सेल डिवाइड होती है तब ये क्रोमेटिन नेटवर्क 2-2 के पेयर में अरेंज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। बट ये ऑल टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स, ये जो पेयरिंग होती है ये सेल डिवीज़न के टाइम पर ही होती है और इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए जो है ये क्रोमोसोम पर होता है और क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ये। और इसी के ऊपर फिर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? इसी के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जीन्स वो फैक्टर होता है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। अब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हेरिडिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको ट्रांसफ़र करना। लाइक जैसे कुछ कैरेक्टर, मान लीजिए किसी का जो फेस कट होता है अपने पेरेंट्स से मैच करता है, तो ये जो पूरी डिज़ाइन है फेस की डिज़ाइन वो उसको किससे मिली है? अपने पेरेंट्स से मिली है। तो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स का उसके ऑफस्प्रिंग में यानी उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने वाले फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? जीन्स बोलेंगे। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पर। और डीएनए कहाँ होता है?
क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स कब दिखाई देते हैं, ये पूरा क्लियरली ये सेल डिवीजन पे दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स।